नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर पर रोक की, जानेंगे यूपी में कैसे कमजोर होता दिख रहा है बीजेपी गठबंधन, गोवा में बीजेपी के हाथ से क्यों फिसल रहे हैं विधायक, बात करेंगे कैप्टन के खिलाफ सिद्धू के चुनाव लड़ने की तैयारी की, बिहार एनडीए में चौड़ी होती दरार की, और बुलेटिन के आखिर में बात वर्चुअल प्रचार में कैसे विपक्षी मुसीबत बढ़ा रही है सरकार। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, नफरत को हराने का सही मौका है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में कर चुका है विधानसभा चुनावों का ऐलान। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने थामा कांग्रेस का हाथ, सीएम चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी में हुई शामिल। मालविका सूद पंजाब के मोगा से लड़ सकती हैं चुनाव। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना संक्रमण के शिकार, हल्के लक्षण होने की हुई पुष्टि, राजनाथ सिंह ने खुद को किया क्वारंटीन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंकों की तेजी के साथ 60,396 पे हुआ बंद, निफ्टी 191 अंकों की तेजी के साथ 18,003 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला अब केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। केंद्र और पंजाब सरकार ने इस मामले में अलग अलग जांच समितियों का गठन किया है, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार को एक दूसरे की जांच पर भरोसा भी नहीं है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिस पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? पीएम की फिरोजपुर जाने की जिद या फिर पंजाब पुलिस जो पीएम के लिए मार्ग साफ नहीं करा पाई? किसान सड़क पर अचानक आ गए थे या फिर वो पहले से ही सड़क पर जाम लगाए बैठे थे? पीएम के आने की खबर किसने लीक की? इन सभी सवालों के जवाब अब ना तो पंजाब की जांच कमेटी तलाशेगी और ना ही केंद्र की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जांच समितियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पंजाब सरकार की ओर से ही की गई थी। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधानमंत्री की यात्रा विवरण को रिकॉर्ड में ले लिया है। साथ ही ये भी दावा किया कि केंद्र की ओर से राज्य डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब कोर्ट जांच पर रोक लगा चुका है तो फिर ये नोटिस कहां से आ रहे हैं? इसे लेकर मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जब हमने शुक्रवार की सुनवाई के समय साफ कर दिया था कि सोमवार तक केंद्र और पंजाब सरकार दोनों की तरफ से गठित जांच कमेटियां जांच का काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा? कारण बताओ नोटिस जारी करके आप दिखाते हैं कि आपने तय कर लिया है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस अदालत को इस मामले में क्यों जाना चाहिए? कोर्ट ने केंद्र के रुख पर सख्त नाराजगी दिखाते हुए कहा कि अगर केंद्र राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक का मन पहले से ही बना चुका है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना बाकी है? कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कारण बताओ नोटिस शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले ही जारी किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट के आज के फैसले से साफ है कि अब पूरे मामले की जांच केंद्र सरकार की कमेटी नहीं करेगी। पंजाब सरकार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो केंद्र की जांच कमेटी खारिज हो चुकी है और अब सच जानने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी करेगी। बीजेपी की कोशिश थी कि केंद्र की कमेटी के सहारे पंजाब सरकार को घेरा जाता और इसका फायदा उन 5 राज्यों में उठाया जाता जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रचार की हर कोशिश फेल होती नजर आ रही है। कोर्ट ने केंद्र की जांच कमेटी पर रोक लगाई तो चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फोटो पर रोक लगवा दी। पीएम की फोटो को लेकर क्या है चुनाव आयोग का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट।
महामारी के दौरान जब जब चुनाव हुआ है तब तब बीजेपी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। कभी वोटिंग से ऐन वक्त पहले वैक्सीन का ऐलान करके, तो कभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो लगाकर। इसे लेकर बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त भी जमकर बवाल मचा था। तस्वीर पर इस कदर तकरार छिड़ी कि दीदी की दहाड़ दिल्ली तक सुनाई दी। यहाँ तक कि दूसरे दलों ने भी फोटो पर सवाल उठाए थे। विपक्ष की हुंकार के बाद अब आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। चुनावी राज्यों में जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम या तस्वीर नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिए हैं। दरअसल शनिवार को ही 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही इन सूबों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों को जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उस पर पीएम मोदी की फोटो अथवा नाम नहीं होगा। दरअसल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है। हालांकि पिछले साल दिसंबर में केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा था। अब की बार 5 राज्यों में भी तस्वीर पर तकरार छिड़ सकती थी, जिस पर मोदी सरकार घिर सकती थी। इसकी घेराबंदी से बचने के लिए पहले ही सरकार ने घुटने टेक दिए। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो तो होगी, लेकिन उन राज्यों में नहीं जहां चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को झटका सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने ही नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। यूपी में 300 के पार जाने का दावा करने वाली बीजेपी का किला दरकता नजर आ रहा है। गठबंधन सहयोगी ही उससे किनारा करते दिख रहे हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर नेता और राजनीतिक दल सियासी नफा नुकसान देखकर फैसला करते हैं। यूपी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में दल बदल भी शुरू हो गया है। सभी नेता राजनीतिक गुणागणित में लग गए हैं। इस बीच बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आ रही है, जो आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अपना दल सोनेलाल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि वो अब भी एनडीए के साथ हैं। राजभर ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन के घटक अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की सपा नेतृत्व से बातचीत हो रही है और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई पक्की है। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि इस बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कुछ बता सकते हैं। अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि राजभर के लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी है कि अपना दल अब भी एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है और पार्टी इस दफा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि अपना दल सोनेलाल ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 9 पर उसे जीत हासिल हुई थी। 2014 में अपना दल एस ने बीजेपी से गठबंधन किया था और इसके बाद यूपी में जो भी चुनाव हुआ उसमें इस गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। ऐसे में अपना दल के अलग होने के संकेतों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की नींद यूपी ही नहीं गोवा में भी उड़ चुकी है, जहां पार्टी के विधायक इस्तीफा देने में लगे हुए हैं। 24 घंटे में 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं के दल बदल की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी को महज 24 घंटे के अंदर गोवा में 2 बड़े झटके लगे हैं। भाजपा के नेता और कारोबारी प्रवीण झाते ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवीण से पहले बीजेपी के एक और विधायक माइकल लोबो ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस महीने में अब तक कुल 4 बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सभी ने ऐसे वक्त में बीजेपी का साथ छोड़ा जब बीजेपी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है। 14 फरवरी को ही गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी से दूरी बनाने वाले विधायक माइकल लोबो ने कहा कि मतदाताओं ने मुझे बताया कि बीजेपी अब आम लोगों की पार्टी नहीं रही। उन्होंने ये दावा किया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी की ओर से नजरअंदाज किए जाने की भावना है। वहीं भाजपा छोड़ते हुए प्रवीण ने कहा कि अब ये वो पार्टी नहीं रह गई है जो मनोहर पर्रिकर दौर में हुआ करती थी। प्रवीण ने कहा, मैं पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के कहने पर पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने में और खनन आदि की शुरुआत करने में
फेल रही है। उन्होंने कहा कि वादे पूरे न होने के चलते मेरी ही विधानसभा के युवा निराश हैं। वहीं प्रवीण ने ये साफ कह दिया है कि मैं महाराष्ट्रवादी गोमांता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ। हाल के दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले प्रवीण चौथे विधायक हैं। इससे पहले अलीना साल्दानाह ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जबकि कार्लोस अल्मीडा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। हालांकि माइकल लोबो ने अभी ये उजागर नहीं किया है कि वे किस पार्टी में जाने वाले हैं। यूपी हो या गोवा, बीजेपी की परेशानी का कारण उसके अपने ही बन रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को सत्ता बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो पंजाब में सत्ता हासिल करने की बीजेपी की कोशिश आसान नहीं नजर आ रही है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दांव खेलने की तैयारी में है, लेकिन वो खुद ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू पर दांव खेलने के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब में सभी सीटों पर मतदान एक ही चरण में होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 14 फरवरी को होगा। राजनीतिक दलों की ओर से धीरे धीरे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले में आगे चल रही है। हालांकि उसने भी अभी तक पटियाला विधानसभा सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस से अलग होकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पटियाला सीट पर कई सालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही कब्जा है। वहीं कांग्रेस गहन चिंतन में है कि कैप्टन के खिलाफ मैदान में किसे उतारा जाए। फिलहाल कांग्रेस ने पटियाला सीट से अपने उम्मीदवार के नाम तय नहीं किए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू पर अपना दांव चल सकती है। इस सप्ताह के अंत तक कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर सकती है। पटियाला का सियासी समीकरण देखें तो पटियाला सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दबदबा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 68.98% मत प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बलबीर सिंह को 52,000 से अधिक मतों से चुनाव हराया था। आपको बता दें कि कैप्टन को कुल 72,586 मत मिले थे। वहीं आपके बलबीर सिंह को सिर्फ 20,179 वोट मिले। कांग्रेस और आप को छोड़ बाकी के सभी दलों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार कैप्टन के कांग्रेस छोड़ने के बाद पटियाला विधानसभा सीट के समीकरण बदल चुके हैं। कैप्टन पहले जैसे मजबूत नहीं है, तो कांग्रेस के लिए भी कैप्टन के किले में सेंधमारी आसान नहीं है। आप भी यहां पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को उम्मीदवार बनाती है तो पटियाला की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन की तरह सिद्धू भी पटियाला के ही रहने वाले हैं और पटियाला में कांग्रेस को मजबूत माना जाता है। सिद्धू कैप्टन के खिलाफ चुनाव लड़े तो बीजेपी के नए नवेले सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुश्किल में फंस जाएंगे। पंजाब में बीजेपी के सहयोगी मुश्किल में हैं, तो बिहार में सहयोगियों ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। दरअसल बिहार में आरजेडी के दांव से अब जेडीयू बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता क्या दिया। बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई। नीतीश कुमार ने आरजेडी के ऑफर को ना तो स्वीकार किया और ना ही पूरी तरह से खारिज किया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और इस परेशानी को बिहार विधान परिषद चुनाव ने और बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में एमएलसी की 24 सीटें खाली हुई हैं। इन 24 सीटों में से अभी बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास सिर्फ 4 वीआईपी और हम के पास कोई सीट नहीं है। एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहकर कि बंटवारा बराबरी का होगा, बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। कुशवाहा ने कहा कि जो फार्मूला लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनावों में अपनाया गया, वो ही एमएलसी चुनावों में भी अपनाया जाएगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि 6 सीटें एलजेपी को ही दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनावों में भी कमोबेश यही नीति अपनाई गई थी। जेडीयू और बीजेपी ने सीटें बराबर बांट ली। बाद में जेडीयू ने अपने कोटे से हमको और बीजेपी ने वीआईपी को सीटें दे दी थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने वही फार्मूला फिर सामने रख दिया है। जेडीयू समान हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 24 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू 10-10 और हम और वीआईपी के लिए 2-2 सीटों का फार्मूला तैयार किया गया है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार होती नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, अगर वो ये फार्मूला मान लेती है तो उसे अपने 3 एमएलसी का टिकट काटना होगा। इधर जेडीयू की आरजेडी से बढ़ती करीबी ने बीजेपी को अलग से चिंता में डाल दिया है। इस कारण वो जेडीयू पर दबाव भी नहीं डाल पा रही है। एक और एनडीए में सीट बंटवारा फंस गया है।
तो महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीटों पर सहमति बना ली गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी चुनाव की। चुनावी तारीखों के साथ राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सभी दल इस वक्त अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए सोशल मीडिया को अपना हथियार बना चुके हैं। जो सोशल मीडिया का राजा होगा, जीत का सेहरा भी उसके सिर सजेगा। ऐसे में सपा के लिए बीजेपी नई नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। कैसे अखिलेश इन चुनौतियों को दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है। ऐसे में बीजेपी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, लेकिन सपा भी हार मानने को तैयार नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। एक सीनियर लीडर ने बताया कि हमारे वोटर बेस में बड़ी संख्या युवाओं और गरीबों की है। वो बड़े वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा खर्च होता है। इसलिए ये फैसला लिया गया कि 100 MB तक के छोटे वीडियो तैयार किए जाएं। यही नहीं, कुछ नेताओं ने चिंता जताई है कि सपा के मजबूत गढ़ वाले इलाकों में प्रशासन इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी को कमजोर करा रहा है ताकि कैंपेन को प्रभावित किया जा सके। फेसबुक और यूट्यूब के अलावा समाजवादी पार्टी व्हाट्सएप पर भी मजबूती के साथ काम कर रही है। पार्टी की डिजिटल विंग ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार किए हैं और उनके माध्यम से लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा रही है। हर विधानसभा में सपा की ओर से 8 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। इनमें से हर ग्रुप में 256 लोगों को जोड़ा गया है। इसके अलावा ऐसे लोगों तक भी पार्टी ने पहुंच बनाने का प्लान तैयार किया है जो मोबाइल से दूर हैं। इनमें से हर ग्रुप में 256 लोगों को जोड़ा गया है। इसके अलावा ऐसे लोगों तक भी पार्टी ने पहुंच बनाने का प्लान तैयार किया है जो मोबाइल से दूर है। ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए चौक चौराहों पर LED स्क्रीन्स लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि ये थोड़ा महंगा तरीका होगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा, अगर हम ब्लॉक स्तर पर भी स्क्रीन्स लगाएं तो प्रदेश भर में 25,000 की जरूरत होगी। अखिलेश बीजेपी की ही रणनीति से उसे मात दे रहे हैं। अब इस वर्चुअल कैंपेन में लोगों के दिलों तक कौन पहुंच बना पाएगा, ये तो चुनावों के नतीजे आने पर पता चल जाएगा। लेकिन सपा भी बीजेपी को उसके खेल में मात दे रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।